हाँ सुनो, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मोशन दो टाइप का हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और दोनों के बीच में सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट रहती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड वेरिएबल होता है। यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। पीछे तक आवाज आ रही है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल टाइम इंटरवल में वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है। एकदम शांत हो जाओ, इतने शांत हो जाओ कि मुझे लगे कि मैं किसी कब्रिस्तान में हूं, नहीं तो सही में मार डालूंगा। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर एक्सेलरेशन होगा तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन स्पीड में बदलाव नहीं करता है। तो स्पीड में बदलाव नहीं होगा तभी तो हम उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे ना। अरे तुमको समझ में नहीं आ रहा है? इतना खतरनाक धमकी मैंने दिया है। मैंने ये थोड़े बोला है कि मैं मारूंगा। मार डालने का मतलब समझ रहे हो? चलो इधर देखो, मैं कह रहा हूं कि यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर होगा तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा ताकि वो स्पीड में बदलाव ना कर सके। ठीक है, इसमें तो कंफर्म है कि एक्सेलरेशन होना ही है, क्योंकि बाबू स्पीड तुम लोगों को छुट्टी चाहिए क्या? प्यार से बोल दो सर आज छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, जाइए जाके आराम करिए। लेकिन तुम लोगों को तो पैसा सधाना है। इसमें कंफर्म है कि स्पीड चूंकि वेरिएबल है तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहीं ना स्पीड कहा जाता है, तो मैग्नीट्यूड बदल जाए का मतलब हुआ कहीं ना कहीं वो वेक्टर भी बदल रहा है। ठीक है, अगला है कि इसमें एक्सेलरेशन होगा। चलिए ये सब हो गया था, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना बाबू। अगर यूनिफॉर्म मोशन हो ना तो वो जो बचपन में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल्स टू क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, वो वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल होता है? यूनिफॉर्म मोशन के लिए, जिसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है। पाथ कर्व्ड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। या फिर बाबू यहाँ से अगर कभी तुमको डिस्टेंस निकालने का मन करे तो क्या करोगे? स्पीड इनटू टाइम करोगे, और हम लोग स्पीड को v से डिनोट करते हैं, डिस्टेंस को s से, और टाइम को कैसे? v बराबर s बाई टी, है कि नहीं? या फिर कभी जरूरत पड़े तो s इज इक्वल टू क्या, हमेशा वी टी किया करेंगे, लेकिन ओनली वैलिड फॉर क्या, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ पर एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा जिसमें एक्स एक्सिस की जगह पे हमने किसको रखा है? टाइम को। तो जब आप मैथ्स पढ़िएगा ना, मैथ्स में कोऑर्डिनेट पढ़िएगा, तो इस एक्सिस को वो 99% केस में क्या छोड़ो 100% केस में क्या मानता है? एक्स एक्सिस। इसको क्या मानता है? वाई एक्सिस। लेकिन जब फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो 99% केस में हम इसको मानेंगे टाइम एक्सिस। फिर मैथ्स में चीज़ों में बदलाव जो होता है वो एक्स के रेस्पेक्ट में होता है, हमारे लिए चीज़ों में बदलाव, मैथ्स के लिए भले एक्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए समय इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? ठीक है, ये देखिए, आप बात समझ पाए मैं कहना क्या चाह रहा था? आप नहीं समझ पाए। मैथ्स ये यहाँ पर हमेशा क्या होगा बताइए? तुम लोग बड़े हो गए हो क्या?
एक्चुअली मैंने मेरे डॉक्टर ने बोला है ना कि आपको गले को कम से कम 2-3 दिन तक जो है कंप्लीट रेस्ट देना, मतलब बोलने के लिए उसने मना किया है, समझ रहे हो? मैं डॉक्टर का मानते रहोगे हमको। हाँ मैं धीरे धीरे ही तो बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा है ना आपको? ठीक है। इस पर इस पे हम लोग जनरली क्या रखते हैं, हम लोग टाइम रखते हैं, ठीक है। ये जो है ये एक्स है, ये क्या है, एक्स है। एक्स का मतलब हो गया पोजीशन है, यानी कि हमारा अभी फिलहाल जो फोकस है वो 1 डायमेंशनल मोशन पे है। तो हम लोगों ने इस पर क्या किया है ना बाबू कि 2 पॉइंट्स लिए हैं। इसको एक काम करिए ना आप, यही ना आपका कर्व है, हाँ, तो ये 2 पॉइंट लीजिए, Q और क्या, P। आप P और Q भी बोल सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है, Q है और ये P है। तो Q वो पॉइंट है जो कौन सा टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, T1 टाइम को, और इस समय जो पोजीशन है वो क्या है, वो x1 है। रुको, माइक में से आवाज नहीं आ रही है क्या? क्या स्पीकर से आवाज आ रही है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है? तुम लोगों को हो रहा है? कोई बात नहीं है, वो स्पीकर से आवाज आ रही है, नहीं तो मैं जितना धीरे धीरे बोल रहा हूँ आपको सुनाई नहीं देता। और T1 टाइम पे पोजीशन कितना है, x1 है। T2 टाइम पे पोजीशन कितना है, x2 है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस केस में एवरेज वेलोसिटी कितना होगा, तो बाबू एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने पढ़ा है, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या, टोटल टाइम टेकन ना। एवरेज वेलोसिटी को हम डिनोट कैसे करते हैं, कुछ इस तरीके से। इस वाले ब्रैकेट का मतलब ही होता है एवरेज की बात कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन। तो T1 टाइम से T2 टाइम तक के दौरान बताइए पोजीशन में चेंज कितना हुआ है। तो x1 से वो x2 ना हो गया है। आपको नहीं लग रहा है कि पोजीशन में बदलाव बस इतना सा हुआ है? बोलिए, मान लीजिए पहले वो 5 मीटर पे था, बाद में 15 मीटर पे चला गया, तो पोजीशन में बदलाव कितने का हुआ है, 10 मीटर का हुआ है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो कैसे निकलेगा 10 मीटर? उसके लिए आपको x2 में से x1 को माइनस ना करना होगा, 15 में से 5 को माइनस ना करना होगा। तो बाबू कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डेल्टा x होता है, और टोटल टाइम टेकन आपको याद आ रहा है, हम लोग डेल्टा t से लिया करते थे। बोलिए, जैसे मान लीजिए बाबू कि ये है तुम्हारा 2 सेकंड और ये है तुम्हारा 5 सेकंड, तो मैं पूछूं कि T1 से लेकर T2 टाइम के दौरान कितना समय गुजर गया है, तो 3 सेकंड समय ही ना गुजरा है। अगर ये 2 सेकंड है और ये 5 सेकंड है, तो आप बताइए आपको 3 सेकंड कैसे मिलेगा? 5 में से 2 को घटाइएगा तब ना 3 मिलेगा। तो टोटल टाइम टेकन हो गया 3 सेकंड, तो उसके लिए आपको इसमें से उसको घटाना पड़ेगा। और जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो आपको मिलता है चेंज इन टाइम। तो यहाँ चेंज इन टाइम ही टोटल टाइम टेकन है। बोलिए, अच्छा इसको हम लोग चाहें तो ऐसा x2 माइनस x1 भी लिख सकते हैं, और इसको चाहें तो T2 माइनस, एकदम शांत रहिएगा, आराम से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, x2 माइनस x1 का मतलब क्या हुआ, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। अरे बोलिए, तो यही ना हुआ। तो अगर मान लो बाबू कि मैंने थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया है, तो आपको नहीं लग रहा है कि x2 माइनस x1 का मतलब हुआ मैं इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक x2 ना है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो पूरे x2 में से इस x1 को घटा लो, यही ना मिलेगा। यही तो है हमारा डेल्टा x। बोलिए जल्दी। अगर मैं पूछूं कि इस फोटो में T2 माइनस T1 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, क्या है बोलो, T2 है, यहाँ से यहाँ तक T1 है। बोलिए, तो T2 माइनस T1 का मतलब क्या हुआ, यही वाला डिस्टेंस ना हुआ। तो बाबू हम क्या करेंगे, T2 में से T1 को घटाएंगे, T2 माइनस T1, तो यही तो है हमारा डेल्टा T। कुछ समझ में आई बात? अब एक काम करिए, आप P और Q पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींचिए। बताइए हम इस लाइन को क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुनो, एक बात मैं बता रहा हूं, बीच बीच में वो पड़ता है क्या तुमको, है? एक बात बता रहा हूं, जिसको तुम कान
खोल के सुन लो। कैसे सुन लो बताओ? सुनो, बात ये है कि बाबू मैंने मैथमेटिकल टूल्स तो खैर बहुत डिटेल में पढ़ाया है आपको, है, लेकिन कुछ लोग जिनका वो सब सारा लेक्चर छूटा हुआ है कि स्लोप क्या होता है ना, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन तो आया था ना लास्ट लेक्चर में, शायद हमने एक क्लास किया था, सॉरी एक लास्ट लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन किया था, तो आया था ना। अभी आगे बढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन भी मिलेगा, और वेक्टर तो शुरू से मिल रहा है, या नहीं मिल रहा है, तो ये सब आपको मिलेगा। मैंने बस 5-6 छोटे छोटे लेक्चर्स में पूरे मैथमेटिकल टूल्स को रिवाइज करा दिया है, रिवाइज। हालांकि तुम चाहोगे तो उस रिवीजन से भी बढ़िया से समझ सकते हो। वो रिवीजन ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ बहुत उड़ा दिया है मैंने, हाँ कुछ टॉपिक्स ऐसे मैंने उसमें छोड़ दिए हैं जिसका कम से कम मोशन में यूज नहीं है। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब मोशन में यूज नहीं होता है। वो जब हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे ना तब होगा, तो मैं उस समय रिवाइज करा दूंगा एक लेक्चर लेके, बोलिए ना। तो ये जो कान खोल के सुन लो मैंने बोला है ना, वो जाके वो 5 लेक्चर जो है मुश्किल से हमको लग रहा है कि 4 घंटे के आसपास में होगा, एकदम तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। जाके बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। भले आपने क्लासेस की हैं लेकिन रिवीजन तो करिएगा ना। बिना रिवीजन के पढ़ाई का कोई मतलब नहीं होता है, आप समझ रहे हैं? बिना रिवीजन के पढ़ाई का कोई मतलब, वो कॉन्सेप्ट कभी आपका अपना होगा ही नहीं। जैसे आप अगर कुछ अमेजोन पे ऑर्डर करते हैं, बोलिए ना, भले आपने पैसा दे दिया है तो क्या है, भले आपने फीस जमा कर दिया है तो क्या है, वो डिलीवरी वाला जब तुम्हारे घर में वो जो भी आइटम है वो लेके आता है, मतलब जो कुछ भी तुमने ऑर्डर किया वो लेके आता है, तो बताइए वो कब तक आपका नहीं होता है? जब तक कि आप एक जगह कहीं सिग्नेचर नहीं करते हैं। आप सिग्नेचर नहीं करिएगा वो कभी आपको नहीं देगा। सिग्नेचर करने का मतलब अब आपका वो अपना हो गया है। तो अभी जो भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, दे रहा हूँ, जो बस आप अभी सुन रहे हैं, क्यों? जब वो आइटम उसके हाथ में था तो आप उसको देख रहे हैं कि नहीं? आप समझ भी रहे हैं कि मेरा है, लेकिन अभी भी वो आपका अपना नहीं है। वैसे ही जो कुछ भी ये मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कि ये तो मेरा अपना हो गया है, आपका अपना नहीं हुआ है। कब आपका अपना होगा? जब हम सिग्नेचर करेंगे, जब आप घर पे जाके उसको रिवाइज करिएगा, अपने से ये सारा कुछ जो है अपनी कॉपी में लिखिएगा, बोलिए ना। आप रिवाइज करिएगा, वीडियो लेक्चर के जरिए करिए, चाहे बुक के जरिए करिए, चाहे आंख बंद करके याद करिए कि सर ये बता रहे थे, है कि नहीं, जैसे भी करिए, लेकिन जब तक रिवीजन नहीं होगा कॉन्सेप्ट आपका अपना कभी नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? तो रिवीजन लेक्चर जो 5 को मैंने अपलोड किया है, समझ लीजिए कि कोई ऐसा क्लास आज के बाद से पूरे 2 साल में नहीं होने वाला है जिसमें उसका कोई कॉन्सेप्ट यूज ना हो। कभी स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज होगा, समझ रहे हो, कभी डिफरेंशिएशन, कभी इंटीग्रेशन, है ना। बाकी आपके पास पूरा फुर्सत है, आप चाहें तो ओरिजिनल लेक्चर्स भी देख सकते हैं जो हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है। आप बताइए कि इस लाइन को आप क्या कहिएगा जिसने इस कर्व को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट किया है? हम इसको बोलेंगे सेकेंड। क्या बोलते हैं? सेकेंड बोलते हैं, SECANT, सेकेंड बोला जाता है ना बाबू। अब एक बात बताओ, अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसा पीछे की तरह बढ़ा दें, नहीं समझ में आया, और हम अपने से इस एंगल को कितना मान लें? थीटा मान लें, तो बताइए ये वाला एंगल भी थीटा होगा कि नहीं? बोलिए। क्यों होगा? क्योंकि ये संगत कोण है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल लाइंस हैं, और ये लाइन उसको क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। बोलिए, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। आइए थोड़ा हम इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल को ध्यान से देखें और ये पता करने की कोशिश करें कि इस फोटो में डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आखिर है क्या, है ना बाबू? तो डेल्टा एक्स यही ना है और डेल्टा टी यही ना है। आपको नहीं लग रहा है परपेंडिकुलर बाई बेस है? परपेंडिकुलर बाई बेस किसी भी ट्रायंगल का हमको क्या देता है? हमको tan थीटा देता है। तो हम क्या इसको प्यार से tan थीटा लिख सकते हैं? अब आप बताइए, जब आपने इसको बढ़ाया था तो इसने एक्स एक्सिस को, देखो मैं बोलूंगा एक्स लेकिन समझना क्या, इसको टाइम बोलना तुम। इज इट क्लियर? हम एक्स एक्सिस को ये लाइन जो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो अब आप याद करिए और बताइए कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो हम किस चीज को tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं? किस चीज को?
स्लोप इज डिफाइंड एज tan थीटा। याद आया? बोलो ना। तो ये जो tan थीटा लिखा है ये कुछ और नहीं, ये क्या लिखा है? स्लोप लिखा है। आप समझ रहे हैं? तो देखिए इस पूरे डिस्कशन का एक लाइन का मतलब ये है कि जब भी कोई पोजीशन टाइम ग्राफ हो, क्या हो बच्चों? चाहे कोई बात नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए भी वैलिड रहेगा, क्योंकि चेंज इन पोजीशन और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होता है। बोलो ना। हम चाहते तो यहाँ डेल्टा एस भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो पोजीशन टाइम ग्राफ हो चाहे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, उसके सेकेंड का, किसका? स्लोप हमको क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। सेकेंड का स्लोप हमको क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। लेकिन जब हम लोगों ने एक दूसरा ग्राफ बनाया और उस ग्राफ में हमको थोड़ा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से मतलब है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में जो टाइम इंटरवल है वो इनफाइनाइटली स्मॉल हो जाता है, इसीलिए मैंने पी और क्यू को बहुत नजदीक दिखाया है। आप यकीन मानिए ये पी और क्यू आपके सोच से भी ज्यादा नजदीक है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि टाइम इंटरवल को हमको इनफाइनाइटली स्मॉल ना लेना है। ये जो टाइम इंटरवल हम लोग लेने जा रहे हैं, क्या वो इतना भी होना चाहिए? अगर दिख गया आपको तब तो ये इनफाइनाइटली स्मॉल हो ही नहीं सकता है। बाबू हमको तो इसको ऐसे dt से ना दिखाना है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब हुआ कि मैंने आपको दिखाने के लिए, आपको दिखना चाहिए इसलिए मैंने थोड़ा दूर दूर बनाया है। अदरवाइज Q यहाँ है तो P मुझको कहाँ दिखाना चाहिए? एकदम उसके बगल में, मैंने बीच में तो गैप दिखना ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं? लेकिन फिर भी चलिए मैंने दिखाया इसलिए है कि आपको दिखे। बोलिए। तो मैंने दोनों पॉइंट्स को बहुत नजदीक लाया। अब आप बताइए मुझको, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल बना था ना, ये यहाँ पर भी वैसा ही ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल बनेगा वो तो बहुत छोटा सा होगा, इस तरीके का। नहीं समझ में आया? जिसमें अब हम इसको डेल्टा एक्स ना बोल के क्या बोलेंगे, और इसको डेल्टा टी ना बोल के ऐसा dt बोलेंगे। एक बार फिर से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर हम लाइन ड्रॉ करें, क्या अभी भी हम इसको सेकंड बोलेंगे? आप खुद बोल रहे हैं कि अब हम इसको क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे। और जैसे पिछली बार इसका जो स्लोप था वो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी आया था, अब की बार इसका स्लोप क्या आएगा? तो स्लोप जो होगा वो बाबू dx बाई, और dx बाई dt क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना होता है? जा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी होता है। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी एवरेज वेलोसिटी होता है। तुम लोग नो बोल रहा है। लेकिन dx बाई dt क्या होता है? याद है? टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना हो जाएगा। तो आप बताइए कि टेंजेंट का स्लोप क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए दो लाइन के बाद बताइए जो हम इस स्लाइड में सीखे हैं। नहीं रुकिए ना, एक मिनट पहले हमको इन्हीं शुरू करने दीजिए। हाँ, सेकेंड का स्लोप क्या देता है? एवरेज वेलोसिटी। टेंजेंट का स्लोप क्या देता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। याद रखोगे? हालांकि ग्राफ्स अभी मैं आप ग्राफ्स, अब ये चूंकि वेलोसिटी पढ़ रहे थे इसलिए मैंने बता दिया, ग्राफ्स हम लोग एक अलग सेक्शन में ही देखने वाले हैं ना। तो आगे चल के ये सब चीज जो है और बढ़िया से क्लियर हो गया जब हम क्वेश्चन वगैरह करेंगे। ठीक है, हम आगे बढ़े जल्दी से। बाबू देखिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग स्पीड एंड वेलोसिटी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों का ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड होगा। इसलिए क्योंकि बाबू एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? सॉरी एवरेज बोल रहा हूँ, वेलोसिटी क्या होता है? कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम नहीं होता है। बोलो। अरे अगर एवरेज देखेंगे तो बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बाई बड़ा सा टाइम, इंस्टेंटेनियस देखेंगे तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट बाई छोटा सा टाइम। लेकिन है तो ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम है ना। बताइए स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम। देखे थे ना हम लोग? बोलो ना। अगर हम एवरेज स्पीड देखेंगे तो बड़ा सा डिस्टेंस बाई बड़ा सा टाइम, इंस्टेंटेनियस स्पीड देखेंगे छोटा सा डिस्टेंस बाई छोटा सा टाइम। लेकिन है तो डिस्टेंस बाई टाइम है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो चाहे डिस्टेंस हो, दोनों का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। पर है तो पर आएगा। हाँ, और बताइए टाइम का यूनिट क्या होता है? चलिए, तो स्पीड हो वेलोसिटी हो ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड।
लेकिन बाबू स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। क्यों? क्योंकि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस भी स्केलर, टाइम भी स्केलर, स्केलर बाय स्केलर स्केलर। लेकिन वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो वेलोसिटी होता है वेक्टर, टाइम होता है स्केलर। वेक्टर बाय स्केलर स्केलर होगा, सॉरी वेक्टर होगा, वेक्टर बाय स्केलर बोलो वेक्टर होगा, क्योंकि इसके पास तो डायरेक्शन है ना, तो ये अपना डायरेक्शन इसको दे देगा, ये भी वेक्टर बन जाएगा। अगला कहता है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। अब सुनिएगा, ये हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा होता है या बराबर होता है किसके? अब लो ये पढ़ा है हम लोगों ने। कभी भी कोई पार्टिकल मूव करेगा ना रे बाबू, जैसे मान लो ऐसे ऐसे करके मूव किया, तो डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? पूरा रास्ता नाप लीजिए, पूरा रास्ता फीता लीजिए, पूरा रास्ता नाप लीजिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो ये ना हुआ, आपको नहीं लग रहा है डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट छोटा है? तो डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से या तो बड़ा होगा, और ज्यादा से ज्यादा होगा तो क्या होगा? अगर पार्टिकल सीधे ही चला है तो डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट भी। एक काम करिए, दोनों साइड आप टाइम से डिवाइड करिए। क्या करिए? टाइम से दोनों साइड डिवाइड करिए। तो बताइए डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? एक मिनट रुकिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देता है? वेलोसिटी। कौन सा वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि बड़ा सा ना डिस्प्लेसमेंट है। बोलो बाबू, तो यहां से आपको मिलेगा एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। हम डिस्प्लेसमेंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड ना ले रहे हैं, तो यहां से हमको एवरेज वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। अरे बड़ा सा टाइम ले रहे हैं, बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, छोटा सा लेना होता है वो डी से रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल मैंने लिखा है डिस्प्लेसमेंट, नॉर्मल मैंने लिखा है टाइम, तो ये फाइनाइट ही होगा। ठीक है, चलिए ये हमेशा छोटा या बराबर होगा। तो डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है? एवरेज स्पीड होता है। नहीं समझ में आया आपको? तो ये हो जाएगा आपका एवरेज स्पीड। तो वही चीज देखिए इस नोट में लिखा हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज लेस देन और इक्वल टू एवरेज स्पीड। बोलिए। चलिए ये देखिए रीजन क्या है? तो रीजन हम जानते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा छोटा या बराबर होता है किसके? डिस्टेंस के। तो जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है डिस्टेंस के, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम छोटा होगा, डिस्टेंस बाय टाइम के हो गए। अगला कहता है कि अगर पार्टिकल कहाँ मूव करे? स्ट्रेट लाइन में, और मुड़े नहीं, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ना, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, बराबर होगा बच्चों मैग्नीट्यूड में। नहीं समझ में आया? बढ़िया, आगे बढ़े। हाँ चलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। हाँ, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर नहीं होता है। अरे यही तो हम लोग देख रहे थे। हम माने हर केस में बराबर, किसी केस में बराबर हो सकता है। इधर थोड़ा देखिए ना, इधर एवरेज, अरे एवरेज वेलोसिटी का, अरे यार तुम लोग, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर हमेशा नहीं होता है, नहीं होता है। किसी केस में बराबर हो सकता है, हमेशा लेकिन अच्छा क्यों नहीं होता है? क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर नहीं होता है। अगर पाथ कर्व्ड हो जाए, पाथ कैसा हो जाए, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, तब ये और ये भी बराबर, लेकिन पाथ स्ट्रेट है तब भले बराबर हो जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होता है, हमेशा। वो पाथ कर्व्ड हो चाहे पाथ, आओ समझाता हूं कैसे। मान लो बाबू कि पाथ ऐसा है कर्व्ड, क्या है? तो ठीक है, अगर हम यहां से लेकर यहां तक के मोशन की बात करें,
मान लीजिए ये t इज इक्वल टू कुछ 0 है और मान लीजिए ये t इज इक्वल टू कुछ t है, चाहे डेल्टा t भी लिख सकते हैं, लेकिन फाइनाइट टाइम ही ना है। तो आपको क्या लगता है डिस्टेंस, अरे इसको क्या बोला जाएगा, मैंने ये जो पूरा रास्ता है उसकी लंबाई को क्या बोला जाएगा, डिस्टेंस। और बाबू डिस्प्लेसमेंट, इसको डिस्प्लेसमेंट ही ना बोलोगे, क्या लगता है बराबर है, नो बराबर। इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी नो बराबर। लेकिन अगर मैं इंस्टेंटेनियस की बात करूंगा ना बाबू, मैं पूछूंगा बताओ जस्ट इस पॉइंट पे वेलोसिटी, इस पॉइंट पे का मतलब इंस्टेंटेनियस की बात करने लगा मैं, नहीं बोलोगे। इस मान लो इस पॉइंट का नाम पी है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी बताओ कितना होगा, ऐसा कुछ बोला पूछा मैंने आपसे। तो आप जो टाइम इंटरवल है वो इनफाइनाइटली स्मॉल लीजिएगा। आप नहीं समझ पाए, देखिए आप टाइम इंटरवल इनफाइनाइटली, तो आप बताइए इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में ही कहाँ कितना मूव किया होगा, यहाँ से यहाँ आ गया होगा, ये पागल हो गए हो। जब टाइम इंटरवल भी हम इनफाइनाइटली स्मॉल ले रहे हैं तो उसका मूवमेंट भी तो बहुत हल्का सा हुआ होगा। ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मूव किया होगा तो मान लीजिए कि कहीं यहाँ से चल के कहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा होगा। अब लीजिए आपको समझ में नहीं आया, एकदम हल्का सा ना मूव किया है। और आप बताइए भले पाथ कर्व्ड है तो क्या है, आप इस टाइम इंटरवल में पाथ को कैसा मानेंगे, कर्व्ड मानेंगे, कर्व्ड मानेंगे। मैं मानता हूं आप यहां से यहां तक ये पूरा देखिए आपको कर्व्ड दिखेगा, लेकिन ये इत्तू सा देख कर बताइए क्या ये भी आपको कर्व्ड दिख रहा है? अरे छोटा सा सेक्शन ये कैसा दिख रहा है? अरे बाबू कैसा दिख रहा है? ये स्ट्रेट नहीं दिख रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए हमको टाइम इंटरवल लेना होता है छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल। और इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में पार्टिकल जो पाथ ट्रेवल करेगा वो पाथ हम कैसा लेंगे, स्ट्रेट लेंगे। धरती का सरफेस कैसा है, कर्व्ड है कि फ्लैट है, ये बताओ। कर्व्ड है कि फ्लैट है? हमको कैसा दिखता है? नहीं पहले तो उसका ही जवाब तुम ढंग। कर्व्ड है कि फ्लैट है? धरती का सर फ्लैट है, कैसा है? कर्व्ड ना है। अरे धरती गोला ना है, गोला का सरफेस कर्व्ड होता है। हाँ लेकिन बताइए हमारे पूर्वजों को, चाहे अभी हम फिलहाल देखिए धरती देखिए आप लोग, कैसा दिखता है आपको? कर्व्ड दिखता है। हमको तो फ्लैट ही ना दिखता है। और इवन हमारे पूर्वजों को, मैंने मान के चलिए कि 1000 साल पहले हैं, हमारे पूर्वजों को क्या लगता था धरती का सरफेस कैसा है? कैसा है? फ्लैट है, फ्लैट। पता है ऐसा क्यों लगता था उनको? चाहे हम भी देखते हैं तो हमको पता है धरती का सरफेस फ्लैट क्यों दिखता है। तुम बताओ तुम्हारे घर में तुमको मार्बल टाइल्स लगाना होता है तो मार्बल कर्व्ड आता है, किले जाकर घर में लगा देना है, कैसा आता है? फ्लैट आता है। हमको पता है वो फ्लैट क्यों दिखता है, चाहे पूर्वजों को क्यों लगता था धरती का सरफेस फ्लैट है, क्योंकि वो धरती के सरफेस का बस एक छोटा सा हिस्सा तो देख रहे हैं। और किसी भी कर्व का छोटा सा हिस्सा आपको कैसा दिखता है? स्ट्रेट दिखता है। अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो फ्लैट दिखता है। लेकिन वही आप धरती को चांद पर से जाके देखिए, आपको धरती गोले की तरह दिखेगा कि नहीं? क्योंकि तब आप धरती का एक छोटा सा हिस्सा नहीं देख रहे हैं, आप धरती का एक बड़ा सा हिस्सा देख रहे हैं। अरे बोलो जल्दी। तो ये एक कॉन्सेप्ट था कि किसी भी कर्व का छोटा सा हिस्सा कैसा होता है? स्ट्रेट होता है। तो अब बताइए अगर पाथ स्ट्रेट हो गया, हेलो, पाथ क्या हो गया? स्ट्रेट हो गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर। मैं यहां से लेकर यहां तक नहीं मानता हूं कि पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, लेकिन इस छोटे से हिस्से में, बोलो जल्दी, जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा? क्योंकि पाथ कैसा है? स्ट्रेट। और ये बात आप जानते हैं कि अगर पाथ स्ट्रेट हो, बोलो बाबू, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगा। क्योंकि बाबू शांत तो हो जाओ, शांत हो जाइए। क्योंकि बाबू सॉरी, हम लोग एवरेज थोड़े देख रहे हैं, इंस्टेंटेनियस ना देख रहे हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ना हम चाहें तो नॉर्मली ऐसा ds/dt से दिखा सकते हैं, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को
हम ऐसे ही ना ds बाई dt से दिखाते हैं। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलिए जल्दी, ऐसा ही ना होता है। आप मुझको बताइए कि जब हम बड़े से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे तो वो बराबर नहीं था, नहीं ना था। लेकिन जब हम ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं तो क्या लगता है वो डिस्टेंस के बराबर नहीं होगा? समय तो हमने सेम ही लिया है और पता चला कि इस केस में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा डिस्टेंस भी आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर है। जा तो अगर नीचे वाली चीज बराबर और ऊपर वाली चीज भी बराबर हो जाए तो ये दोनों भी बराबर नहीं हो जाएगी। यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाता है हमेशा। वो पाथ स्ट्रेट हुआ चाहे कर्व्ड हो। इंस्टेंटेनियस की बात हो रही है, इसका मतलब छोटे से हिस्से की बात हो रही है और छोटे से हिस्से में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी बराबर होगा। तो कौन सा स्पीड और वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बराबर होगा। याद रखोगे ये बात? ठीक है, देख लीजिए ये सब उसमें लिखा होगा। चलो बोल दो, आगे बढ़ जाएं। क्या एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड मैग्नीट्यूड में हमेशा बराबर होता है? बोलो। एवरेज वाला बराबर होता है एंड नो का रीजन क्या है? क्योंकि बड़ा सा डिस्टेंस और बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बराबर। लेकिन क्या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड मैग्नीट्यूड में बराबर होता है? रीजन क्या है? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटा सा डिस्टेंस हमेशा बराबर होगा। आगे बढ़े, ये देखिएगा। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, फॉर क्या? यूनिफॉर्म मोशन, किसी भी टाइम इंटरवल में जो एवरेज स्पीड होगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस स्पीड के ही बराबर होता है। फिर से बताता हूँ, किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया स्पीड कैसा? कांस्टेंट। तो बाबू एवरेज स्पीड जो होगा ना, एवरेज स्पीड वो वही होगा जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। अरे स्पीडे नहीं बदल रहा है तो जो चीज बदल ही नहीं रहा है उसका एवरेज वो खुद ही ना होता है। ये नहीं समझ में आया? हर सब्जेक्ट में 70 70 70 70 ही आ गया तो एवरेज भी क्या आएगा? तो जब इंस्टेंटेनियस स्पीड ही नहीं बदल रहा है तो उसका एवरेज भी वही ना होगा। अगर यकीन ना हो तो एक एग्जांपल से देख लो। मान लो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, बोलो जल्दी। हाँ, तो 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, t इज 0 पे यहाँ है, t इज 1 सेकंड पे मान लीजिए कि यहाँ है और 5 मीटर पर सेकंड से न चल रहा है। अगर स्पीड बदल गया तो काहे का यूनिफॉर्म मोशन? थोड़ी देर के बाद मान लीजिए t इज 2 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड से न चलेगा, t इज 3 सेकंड पे 5 मीटर पर सेकंड से न चलेगा, t इज 4 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड से न चलेगा। बताइए तो इस 1 सेकंड के दौरान ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? अरे 5 मीटर पर सेकंड का मतलब ही हुआ 1 सेकंड में 5 मीटर। बहुत बढ़िया। इस 1 सेकंड में बताइए 5 मीटर, इस 1 सेकंड में बताइए 5 मीटर, इस 1 सेकंड में बताइए 5 मीटर। अब चलिए, इंस्टेंटेनियस स्पीड हर इंस्टेंट पे 5 मीटर थी कि 5 मीटर पर सेकंड थी कि नहीं? यहाँ पर भी 5 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी उतना ही, यहाँ भी उतना ही। समझ रहे हो? अब हम थोड़ा एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। चलिए 1 सेकंड के लिए निकालते हैं, पहले 1 सेकंड के लिए। तो डिस्टेंस कितना है और टाइम कितना लगा है? क्या 5 मीटर पर सेकंड नहीं आ गया? चलो 2 सेकंड के लिए निकालो, तो डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर। और टाइम कितना लगा है? 5 मीटर पर सेकंड नहीं हो गया। 3 सेकंड के लिए निकालो, तो डिस्टेंस कितना है? 15 मीटर। और टाइम कितना लगा है? 5 मीटर पर सेकंड। समझ रहे हो तुम? बोलो ना। और कोई चीज ना बदल रहा है, उसका एवरेज वो खुद ही होता है। यही चीज ये वाला पॉइंट कहना चाह रहा है। क्लियर है? हाँ तो बोल दो। लेकिन बाबू, लेकिन अगर यूनिफॉर्म मोशन है और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसी एग्जांपल की यहाँ भी बात हो रही है, यूनिफॉर्म मोशन है और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन है ना, सब बराबर हो।
यूनिफॉर्म मोशन है और साथ ही साथ स्ट्रेट लाइन है, सब बराबर होगा। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सब आपस में बराबर होगा। बोलो ना। ये चीज देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो सबसे पहले तो आप ये मुझको बता दीजिए, ये बता दीजिए मुझको कि अगर मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, और वो भी कौन सा, हमको यूनिफॉर्म से मतलब नहीं है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा कि नहीं? यानी दो चीजें बराबर हो गई। कौन कौन सी चीज? हाँ मैं मान गया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है, तो इससे कौन सी दो चीज बराबर होगी? एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर नहीं हो गया? ये नहीं समझ में आया ना आपको? मोशन इन स्ट्रेट लाइन है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर ना होता है, तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर ना होगा? बोलिए। अब बाबू एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के भी तो बराबर होगा। काहे बराबर होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन के साथ साथ यूनिफॉर्म भी तो है, और जब भी यूनिफॉर्म मोशन होता है तो एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड बराबर नहीं होता है। नहीं समझ में आया? और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही ना कहते हैं। तब मिला जुला के सब आपस में बराबर है। बोलो ना, सब आपस में बराबर है। क्लियर है? ठीक है। देखिए ये सारी बातें जो हैं उसमें लिखी हैं आपके किताब में। वेयर इज योर किताब? है? देन वेयर इज योर किताब? आप लिए ही नहीं है। तो ऐसा भूल जा रहे हो? तुमको मैं दान नहीं दे रहा हूं। क्या हुआ है? तुम हमको कल लौटा देना, तुम हमको लौटा देना कल। किताब में देखा आपने? आगे बढ़े हम लोग। सुनो, ये थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा शांत हो जाइए। डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी पता है किधर होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट के की तरफ होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ पहुंचा, ये पी पॉइंट था और ये कौन सा पॉइंट था? तो मैंने पूछा पूरी यात्रा के दौरान, एकदम शांत हो जाइए, पूरी किसके दौरान? पूरी यात्रा के दौरान बताइए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो एवरेज वेलोसिटी के लिए तो हम पूरी यात्रा को ना एक बार में देखेंगे। उन पीछे वालों को बोलो तो इधर देखने के लिए। क्या कर रहे हैं तुम लोग? एवरेज वेलोसिटी का हमको डायरेक्शन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है क्या? नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम है। तो जिधर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा उधर ही ना एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर ना है, तो आप यकीन मानिए पूरी यात्रा के दौरान एवरेज वेलोसिटी का भी डायरेक्शन, हाँ एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम पी टू क्यू किधर होगा? इधर होगा। भले गया ऐसे है तो क्या है? हेलो, भले गया ऐसे है तो क्या है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है? तो बाबू मैंने बताया था ना, टेंजेंशियल टू पाथ होता है। ये नहीं समझ में आया कि मैंने कब बताया था? ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू पाथ होता है, और मैंने कम दाम में बताया था कि आप पार्टिकल को क्या समझ लीजिएगा? तो गाड़ी के हेडलाइट का फोकस आपको, गाड़ी के हेडलाइट का फोकस आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन दे देगा। तो हम आज ये समझेंगे कि क्यों दे देगा। हाँ, जब मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ का मतलब हुआ मैं इस पॉइंट की वेलोसिटी की
बात कर रहा हूं, तो ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ds/dt ना होता है? नहीं समझे थे। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम में टाइम जो है वो हम छोटा सा ही ना लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा सा है। आप बताइए वेयर विल बी द छोटा सा डिस्प्लेसमेंट? छोटे से डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? तो यहाँ पर बड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था तो ये था, अभी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो यही ना होगा। अब लीजिए, अगर ये चल रहा होता तो चलते 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 जब वो यहाँ पहुंच तो अगला कदम यही ना रखेगा। तो यही है हमारा द छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। बोलिए यही है ds का डायरेक्शन। कुछ समझ में आ रहा है? अरे तो जिधर ds उधर v, जिधर ds उधर तो बताओ इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। वेलोसिटी एट पॉइंट P लिखा हुआ है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ना हुआ? वही अगर मैं मान लो कि यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट Q ले लूं, क्या ले लूं? Q, तो बताइए इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा? तो एक बार फिर से वही ना करेंगे, छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा? चलिए चलते 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 यहाँ पहुंचे, अगला कदम वो यहाँ रखेगा कि नहीं? तो जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, आपको नहीं लग रहा है कि वो ऐसा होगा? है जी? अरे इधर ना होगा। तो जिधर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट उधर ही आएगा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी एट पॉइंट Q विल बी समवेयर इन दिस डायरेक्शन, है कि नहीं? तो आप बताइए कि क्या वही बात नहीं हो गई कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल टू पाथ? आपको नहीं लग रहा है कि ये जो डायरेक्शन मैंने दिखाया है वो एक्चुअली इसके ऊपर एक टेंजेंट है? बोलना रे। अब टेंजेंट में तो खैर हम एक पूरा लाइन खींचेंगे तो उधर भी डायरेक्शन आ सकता है, इधर भी आ सकता है, लेकिन चूंकि पार्टिकल ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, तो इसीलिए उधर लेंगे। अगर वो ऐसे आ रहा होता तो हम इधर लेते हैं। नहीं समझे? हम लोग इधर लेते, ऐसे जा रहा है इधर लेंगे, ऐसे जा रहा था हम लोग इधर लेते। और इसका एक देसी तरीका मैंने आपको बताया था कि आप क्या करिएगा, आप इसको गाड़ी समझिएगा, हेडलाइट का फोकस देखिएगा। तो अगर ये गाड़ी ऐसे करते हुए आ रहा है तो यहाँ जब गाड़ी रहेगा तो इधर ना होगा, इधर ही ना होगा। इज इट क्लियर? आप ये भी देखिए उसमें लिखा होगा, लिखा है। ये सब आपको समझ में आता है ना? ठीक है, आपको समझ में आना भी चाहिए, ठीक है? आपको समझ में आता है ना? देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट जो है मैं कभी भी यूं ही नहीं समझा देता हूं। मैं कैसे समझाता हूं? एग्जाम्पल्स से। शांत रहो। मैं कैसे समझाता हूं? एग्जाम्पल से कि क्यों ऐसा होता है। बताने को तो बताया जा सकता है, डायरेक्ट की याद रखना कि टेंजेंशियल टू पाथ होता है, अरे बोलो ना। लेकिन हमने एग्जाम्पल से ना समझा कि ऐसा क्यों होता है, तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए। और आप यकीन मानिए अगर आपको मेरे समझाने से नहीं समझ में आ रहा है तो दुनिया में आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, ये बात आप याद रखिएगा। ये एक सवाल है जो कहता है कि अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड क्या है? v1 एंड अदर हाफ विथ स्पीड v2। बोलो। अब इतना ही दिया है और बोल रहा है एवरेज स्पीड बताओ कितना हुआ? एवरेज स्पीड बताओ कितना हुआ? अच्छा सिचुएशन तुमको समझ में आया? मान लो यहाँ से 3 लालटेन जो है 1 किलोमीटर है, अजंता सिनेमा हम 500 मीटर माने, बोलो ना। तो यहाँ से जनता सिनेमा 500, फिर जनता सिनेमा से 3 लालटेन 500 मीटर। तो हो सकता है कि हम यहाँ से हम जनता सिनेमा पैदल गए हो और वहाँ ऑटो पकड़ लिए हो, तो पूरी जर्नी का आधा डिस्टेंस मैंने v1 स्पीड से ट्रेवल किया है, अगला आधा मैंने v2 स्पीड से ट्रेवल किया है। क्या बोल रहे हो? तो आपको बताना है एवरेज स्पीड कितना होगा, ठीक है? और अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ करके आप घर से आइएगा। ये सवाल कुछ और है, ये कहता है अ पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टोटल टाइम ऑफ जर्नी। एक पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी का आधा समय
कैसे ट्रेवल करता है? अरे कैसे ट्रेवल करता है? v1 से। हाँ, v1 की कांस्टेंट स्पीड से। और अगला आधा समय, अरे अगला आधा समय v2 से ट्रेवल करता है। नहीं समझे? तब आपको बताना है एवरेज स्पीड कितना होगा। ये समझा देता हूं। मान लो तुम आधा घंटा 1 घंटा ट्रेवल किए हो, आधा घंटा पैदल चले हो, आधा घंटा ऑटो से चले हो। नहीं समझ में आया? तो आपको इन दोनों केसेस में घर से जाइए, एकदम सोच समझ के आइएगा कि ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। थोड़ा सा जूझिएगा इसके साथ, बनेगा नहीं बनेगा वो अलग बात है, लेकिन थोड़ा इन दोनों क्वेश्चंस को टाइम दीजिएगा। ये क्वेश्चन नहीं, एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट्स हैं, हम जब करेंगे तो देखेंगे उसको। ठीक।